हेलो, मैं मनोज आपका भी प्रेरणा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एग्रोनॉमी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर की एग्जाम हुई, एओ हुई, डब्ल्यू हुई, राजस्थान प्री पीजी हुई और अन्य जो एग्जाम होती है प्री पीजी एग्जाम्स वगैरह, उनके अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हो गए। और जैसे आपकी सीयूटी हो गई, जेट हो गई, उनकी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो आओ चलो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। धान की नर्सरी की कौन सी विधि में सबसे कम क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है? तो अपने को बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में कि धान की ऐसी नर्सरी की कौन सी विधि है जिसमें सबसे कम क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 से देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है डेपोग विधि, श्री विधि, गीली क्यारी विधि और शुष्क क्यारी विधि। तो अपने को इनमें से बताना है कि सबसे कम नर्सरी क्षेत्र किस विधि में होता है। तो बात करते हैं डेपोग विधि से। डेपोग विधि है, इसको मेट विधि भी बोलते हैं, मेट विधि। इसके अंदर नर्सरी क्षेत्र की बात करते हैं तो 25 से 30 मीटर स्क्वायर नर्सरी एरिया होता है। कितना होता है? 25 से 30 मीटर स्क्वायर नर्सरी एरिया होता है। और पर मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर 1.5 से 3 केजी सीड रेट होती है। अगर मैं प्रति हेक्टेयर की इस विधि में बात करता हूं कि कितनी सीड रेट लेते हैं, तो इसमें 60 केजी पर हेक्टेयर अपन सीड रेट लेते हैं। और यह विधि आई लॉस बेनोस फिलीपीन से विकसित की हुई विधि है। और यह विधि सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में अपनाई जाती है। और इस नर्सरी विधि के अंदर सोयल लेस, यानी कि इस विधि को सोयल लेस विधि भी बोल सकते हैं। इसमें मृदा की आवश्यकता नहीं होती। आप इसमें नर्सरी केले के पत्ते पर, जूट के बोरों पर, सीमेंट के फर्श पर और पॉलीथीन शीट पर भी इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और इसकी नर्सरी का पौध का स्थानांतरण 11 से 14 दिन बाद में 11 से 14 दिन बाद में किया जाता है। तो अगर बात करें तो 12वें दिन इसका औसतन नर्सरी क्षेत्र, नर्सरी ट्रांसप्लांट की जा सकती है। ठीक है। और इसके अंदर जो अंकुरण होता है बीजों का, वो 36 से 48 घंटे के अंदर हो जाता है। 36 से 48 घंटों में बीजों का अंकुरण हो जाता है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं श्री विधि की। श्री विधि, तो श्री विधि है, इसका फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इसका दूसरा नाम है मेडागास्कर विधि भी बोल देते हैं इसको। मेडागास्कर विधि भी बोलते हैं। मेडागास्कर में डेवलप की गई थी हेनरी डी लाउलेनी के द्वारा। मेडागास्कर में 1983 के अंदर डेवलप की हुई थी। और इस विधि के अंदर प्रति हेक्टेयर सीड रेट की अपन बात करते हैं। सीड रेट की अगर बात करते हैं तो प्रति हेक्टेयर 7 से 8 केजी पर हेक्टेयर सीड की आवश्यकता होती है, बीज दर की आवश्यकता होती है। और नर्सरी सामान्यतः 14 दिन में ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, पौध का स्थानांतरण कर सकते हैं। पौधे का स्थानांतरण कर सकते हैं। और बात करते हैं इसके अंदर जो पडलिंग क्रिया करते हैं, उसके अंदर 2.5 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। और विधियों के अंदर 5 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। और इसके अंदर बुआई से लेकर कटाई तक 40 से 50% पानी की बचत होती है। ठीक है। तो इसके अंदर नर्सरी एरिया की बात करते हैं अपन नेक्स्ट। नर्सरी एरिया इसका 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1% नर्सरी एरिया की आवश्यकता होती है। ठीक। तो इसके अंदर हो गई कितनी? 25 से 30। और इसके अंदर हो गई कितनी? 100 मीटर स्क्वायर। तो अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, जो गीली क्यारी विधि है, जो वेट मेथड है उसकी, गीली क्यारी विधि, तो इसके अंदर और शुष्क क्यारी विधि के अंदर 800 से 1000 मीटर स्क्वायर नर्सरी क्षेत्र की आवश्यकता होती है। और इसके अंदर वेट मेथड में, गीली क्यारी विधि में
गीली क्यारी विधि में पौध का स्थानांतरण 20 से 25 दिन बाद में, तो 20 से 25 दिन बाद में पौध का स्थानांतरण किया जाता है। और शुष्क क्यारी विधि की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर 25 से 30 दिन बाद में, 25 से 30 दिन बाद पौध का स्थानांतरण किया जाता है। तो इनके अंदर सबसे कम नर्सरी एरिया की आवश्यकता होती है डेपोग विधि के अंदर, जिसे मैट मेथड भी बोलते हैं, और यह सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में अपनाई जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें डेपोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, टीट्रिकेल किसका क्रॉस है। अपने को ये क्रॉस है दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि टीट्रिकेल होता है उसका क्रॉस क्या है। तो जान लेते हैं टीट्रिकेल है क्या पहले। तो टीट्रिकेल ये मानव निर्मित धान्य है जो स्वीडन में रिम्पू द्वारा डेवलप की गई। ठीक, और इसके आगे बात करते हैं तो इसमें प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन इसमें 20% होती है, 20% प्रोटीन होती है। और IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली द्वारा इसकी एक वैरायटी निकाली हुई है जिसका नाम है DT46। DT46 के इसके एक वैरायटी है। बात करते हैं इसके क्रॉस की, तो क्रॉस देखते हैं इसके क्या क्या क्रॉस है। टीट्रिकम एस्टिवम फोडियम वल्गेर, सेकंड है टीट्रिकम एस्टिवम ओराइजा सेटाइवा, टीट्रिकम एस्टिवम इकाइनोकोला एस्कुलेंटा, टीट्रिकम एस्टिवम सिकेल सीरियल। तो टीट्रिकम एस्टिवम ये गेहूं का साइंटिफिक नेम, ये जौ का है, तो ये भी नहीं होगा। बात करते हैं टीट्रिकम एस्टिवम और ओराइजा सेटाइवा, ये राइस का है, धान का है, तो ये भी नहीं होगा। टीट्रिकम एस्टिवम इकाइनोकोला एस्कुलेंटा, ये बरनयार्ड या सावा जो एक माइनर मिलेट होता है उसका नाम है, तो ये भी नहीं होगा। टीट्रिकम एस्टिवम सिकेल सीरियल, ये राई है, राई व गेहूं का क्रॉस है, तो इसके अंदर डी या द ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसके अंदर यह आ जाएगा टीट्रिकम एस्टिवम सिकेल सीरियल राई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है। इन ऑप्शन दिए गए हैं अपने को, उनमें से बताना है कि भारतीय गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है। पहला ऑप्शन है टीट्रिकम वल्गेर, दूसरा है टीट्रिकम एस्टिवम, तीसरा है टीट्रिकम स्पिरोकोकम, और चौथा है टीट्रिकम टर्जिडम। तो इनमें से अपने को बताना है कि भारतीय गेहूं कौन सा है। तो टीट्रिकम वल्गेर होता है ये षटगुणित हेक्साप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड गेहूं है जो सीमित क्षेत्रों में खेती की जाती है, इसकी सीमित क्षेत्रों में खेती की जाती है। बात करें अपन टीट्रिकम एस्टिवम, ये मैक्सिकन बोना गेहूं है, मैक्सिकन बोना गेहूं, ये भी षटगुणित होता है, इसमें भी गुणसूत्र की संख्या 42 है। बात करते हैं टीट्रिकम स्पिरोकोकम, तो ये भारतीय बोना गेहूं है, भारतीय बोना गेहूं, ये भी षटगुणित होता है, हेक्साप्लॉइड होता है, जिसकी खेती भारत व पाकिस्तान के सीमित क्षेत्रों में की जाती है, सीमित क्षेत्रों में।
सीमित क्षेत्रों में खेती की जाती है। बात करते हैं टेट्रिकम टर्जिडम, इसको राइवेट वीट, इंग्लिश वीट, कॉर्न वीट या भूमध्य सागरीय गेहूं भी कहते हैं। भूमध्य सागरीय गेहूं भी कहते हैं। इसकी खेती मुख्यतः यूएसए में चारे हेतु की जाती है। यह चतुर्थ गुणित होता है, चतुर्थ गुणित होता है। तो इनमें भारतीय गेहूं कौन सा है? टेट्रिकम स्पिरोकोकम। तो इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, धान में ब्राउन मैन्योरिंग हेतु उपयुक्त फसल कौन सी है? अपने को इनमें से बताना है कि धान के लिए ब्राउन मैन्योरिंग जो होती है उसके लिए उपयुक्त फसल कौन सी है। ऑप्शन ए सनई, क्रोटोलेरिया जुन्सिया, ढैंचा, सोयासविनिया रोस्टेटा और मूंग विग्ना रेडिएटा। तो इनमें से अपने को बताना है कि कौन सी धान के अंदर ब्राउन मैन्योरिंग के लिए काम में ली जाती है या उपरोक्त सभी। तो बात करते हैं सनई। सनई यह है वाटर लॉग्ड कंडीशन, जल भराव के प्रति संवेदनशील होती है, इसलिए इसका धान के अंदर ब्राउन मैन्योरिंग में उपयोग नहीं हो सकता। यही सेम चीज आपकी मूंग के लिए लागू होती है, तो इसका भी उपयोग नहीं करेंगे तो ढैंचे का उपयोग करेंगे। तो धान के अंदर जो ब्राउन मैन्योरिंग होती है वो कैसे की जाती है, ठीक, इसके आगे बात कर लेते हैं अपन। धान की बुआई के 2 से 3 दिन बाद, धान की बुआई के 2 से 3 दिन बाद कतारों के मध्य 20 केजी पर हेक्टेयर की दर से ढैंचे को बोया जाता है। वह बुआई के 25 से 30 दिन बाद 2,4-D इथाइल एस्टर की सहायता से मृदा में मिला दिया जाता है। मृदा में मिला दिया जाता है जिससे अपने को 35 केजी पर हेक्टेयर नाइट्रोजन अवेलेबल होती है। तो इसके लिए उपयुक्त फसल कौन सी है ब्राउन मैन्योरिंग के लिए? ढैंचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक या कौन सी मक्का की खेती की जाती है? भारत में सर्वाधिक या कौन सी मक्का की खेती की जाती है? अपने को इन ऑप्शन में देख के बताना है। तो 1 नंबर ऑप्शन देखते हैं, फ्लिंट कॉर्न, जियामेज इंडुरेटा, डेंट कॉर्न, जियामेज इंटेंटेटा, स्वीट कॉर्न, जियामेज सेकेरेटा, पॉपकॉर्न, जियामेज इवर्टा। अपन इनमें बात कर लेते हैं कि कौन सी मक्का की खेती की जाती है। अपन बात करते हैं पॉपकॉर्न की, जियामेज इवर्टा की। तो इसका प्रयोग सर्वाधिक पॉपकॉर्न बनाने के लिए किया जाता है और पॉपकॉर्न बनाने के लिए 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर पर मक्का को सेका जाता है या मक्का की सिकाई की जाती है, जो बीज होता है उसकी, जिससे उसका एंडोस्पर्म होता है जो फूलकर बाहर आ जाता है, जिससे पॉपकॉर्न तैयार होते हैं। ठीक है, बात करते हैं स्वीट कॉर्न, जियामेज सेकेरेटा।
जो स्वीट कॉर्न शक्कर आटा होती है, जिसको खाद्यान्न प्रसंस्करण के अंदर सब सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाता है, और ये भुट्टे के रूप में खाने के रूप में प्रयोग ली जाती है। और इसके अंदर जो शर्करा होती है उसकी मात्रा, और जो अपनी जाति है और स्पीसीज है उनसे ज़्यादा होती है शर्करा की मात्रा। जैसे अपन बात करें कि जियामेज इंडोरेटा, तो इसके अंदर 2.5% तक शर्करा होती है। जियामेज इंडेंटेटा की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर 2% तक शर्करा होती है। तो इसके अंदर सर्वाधिक 5% शर्करा होती है, 5% तक शर्करा होती है, जिससे इसका प्रयोग खाने के लिए या खाद्यान्न प्रसंस्करण में किया जाता है। बात करते हैं डेंट कॉर्न, जियामेज इंडेंटेटा, तो ये इसे यूएसए में सबसे सर्वाधिक ग्रो करते हैं 90% के आसपास। और मक्का को यूएसए एग्रीकल्चर की बैकबोन भी बोलते हैं। और बात करते हैं फ्लिंट कॉर्न, जियामेज इंडोरेटा, तो ये सर्वाधिक इसकी खेती भारत में की जाती है। तो अपने को पूछा भी यही गया है, तो इसके अंदर ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संकर मक्का की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी लेते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है 18 से 20 केजी, 25 से 30 केजी, 20 से 25 केजी, 40 से 45 केजी। तो अपने को संकर मक्का की बीज दर बतानी है। तो 18 से 20 अपन लेते हैं किसके लिए? संकुल जो वैरायटी होती है अपनी, कंपोजिट वैरायटी, कंपोजिट वैरायटीज के लिए 18 से 20 के लिए लेते हैं। 25 से 30 केजी अपन रबी मक्का के लिए काम में लेते हैं, रबी मक्का के लिए काम में ली जाती है। 20 से 25 की अपन बात करते हैं तो ये संकर मक्का हेतु, संकर मक्का के लिए काम में लेते हैं। वह बेबी कॉर्न के लिए, बेबी कॉर्न के लिए, इसके लिए सामान्य 22 से 25 या 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर सीड रेट काम में लेते हैं। 40 से 45 या 40 से 50 केजी, 40 से 50 केजी भी पर हेक्टेयर सारे हेतु काम में ली जाती है, सारे हेतु काम में ली जाती है। तो यहां पे हो जाएगा संकर मक्का के लिए 20 से 25 केजी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7। संकर कपास में प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या कितनी रहते हैं या कितनी होती है? ऑप्शन 1 है 10,000, 55,000, 13,388, 1,11,111। तो जनरली 10,000 लेते हैं अपन बीटी कॉटन के लिए, बीटी कपास के लिए। इसके अपन सीड रेट की बात करेंगे तो 1 से 1.5 केजी पर हेक्टेयर। और 55,000 लेंगे अपन अमेरिकन के लिए, अमेरिकन कपास के लिए। इसकी सीड रेट की बात करें तो 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर होती है। बात करें 13,388, तो ये हो जाएगी आपकी जो संकर कपास होती है, संकर कपास में इसके अंदर सीड रेट की बात करेंगे तो 2 से 3 केजी पर हेक्टेयर, 2 से 3 केजी पर हेक्टेयर लेते हैं। फिर बात करते हैं देसी, तो इसकी सीड रेट पहले तो ये देसी कपास के लिए ली जाती है। देसी कपास के लिए 1,11,111 पौधों की संख्या, सीड रेट 10 केजी से 18 केजी तक रख सकते हैं, केजी पर हेक्टेयर। तो इसके अंदर 13,388 प्लांट पर हेक्टेयर संकर कपास में होते हैं। बीटी कपास में 10,000 होते हैं, अमेरिकन में 55,000 होते हैं, और देसी में 1,11,111 प्लांट प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्ट्रा नेरो यूएनआर मेथड, अल्ट्रा नैरो रो मेथड
बुआई विधि किस फसल में या किस फसल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है गन्ना, दूसरी है कपास, तीसरी है धान, चौथी है मक्का। तो इसमें अपने को बताना है कि कौन सी फसल के अंदर अल्ट्रा नैरो रो विधि है बुआई में काम में ली जाती है। तो इसके अंदर कपास के अंदर काम में ली जाती है, जो यूएसए से विकसित है, यूएसए से विकसित है, जिसके अंदर R/P अपन 19x19 रखते हैं। इसमें पौधे की वानस्पतिक जो वृद्धि होती है वो सीमित होती है, वानस्पतिक वृद्धि सीमित होती है, अधिक वानस्पतिक वृद्धि नहीं होती है, और उत्पादन अधिक होता है। उत्पादन अधिक, रोग व कीटों का प्रकोप रोग व कीटों का प्रकोप कम, कीटों का प्रकोप कम होता है, रोग व कीटों का प्रकोप कम होता है। तो किससे संबंधित है अल्ट्रा नैरो रो विधि? कपास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है धान की जया किस्म किसका क्रॉस है? धान की जया जो किस्म है उसका क्रॉस बताना है अपने को। पहला है डीजीयूजी जीन इंटू पेटा, डीजीयूजी जीन पेटा TN फर्स्ट और T141 फ्रॉम TN 141 और TN फर्स्ट और पेटा। तो इनमें अपने को बताना है जया का। तो डीजीयूजी जीन इंटू पेटा, ये IR8 का क्रॉस, IR8 इनसे डेवलप की हुई है। यह IR8 की बात करते हैं तो यह है इंटरनेशनल लेवल पर मिरकेल राइस है, मिरकेल राइस। विश्व की जादुई धान, बात करते हैं अपन जया की। तो जया है TN फर्स्ट और T141 का क्रॉस जया। यह 1968 में शास्त्री जी द्वारा, डॉक्टर शास्त्री द्वारा डेवलप की गई या विकसित की गई। ठीक, जया TN फर्स्ट व IR8 से अधिक उपज देने वाली किस्म है। इसे भारत की जादुई धान बोलते हैं, भारत की जादुई धान बोलते हैं। भारत की जादुई धान बोलते हैं। ठीक है, और जो TN 141 है, जो भारत की जो प्रथम उत्परिवर्तित किस्म है जगन्नाथ, वो TN 141 से निकाली हुई है, रिलीज की हुई है। ठीक है, तो इसके अंदर TN फर्स्ट और T141 का क्रॉस है जया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरब बुआई, FIRB बुआई विधि में कितनी बीज दर काम में लेते हैं? तो FIRB विधि है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है? फरो इरिगेटेड राइज्ड बेड सिस्टम। यह गेहूं के अंदर बुआई के अंदर काम में ली जाती है, जिसके अंदर सीड रेट 75 kg रखी जाती है, और इसके अंदर ऊपर उठी हुई क्यारियों के अंदर जनरली गेहूं को बोया जाता है और अधिक उपज प्राप्त की जाती है। तो इसके अंदर सीड रेट होती है वो 75 kg होती है। ठीक है, बात करते हैं 140 kg, ये जीरो टिलेज में काम में ली जाती है। गेहूं के अंदर जीरो टिलेज में बुआई करते हैं तो 140 kg काम में ली जाती है। 25 से 30 kg डिबलर द्वारा या डिबलिंग विधि में, डिबलिंग मेथड के अंदर गेहूं की
25 से 30 केजी सीड रेट लेते हैं। 100 केजी सामान्य बुआई करते हैं तो सामान्य सीड रेट होती है 100 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो में बोनेपन हेतु उत्तरदायी जीन। जो में बोनेपन हेतु उत्तरदायी जीन कौन सा होता है? ऑप्शन एक है डीजीऊजी जीन, दूसरा है नोरिन 10, तीसरा है आरएसटी फर्स्ट व आरएसटी सेकंड, और चौथा है उजू। तो अपने को इनमें से बताना है जो यूजेडयू इनमें से कौन सा है जो में बोनेपन के लिए उत्तरदायी है जीन। तो डीजीयूजी जीन की बात करें तो ये धान के अंदर बोनेपन हेतु, धान में बोनेपन हेतु उत्तरदायी होता है। बात करें नोरिन 10 तो गेहूं के अंदर होता है, गेहूं में। और गेहूं में इसमें भी दो अप्रभावी जीन होते हैं, दो अप्रभावी जीन, एस डी फर्स्ट व एस डी सेकेंड है। ठीक। बात करें आर एस टी फर्स्ट और आर एस टी सेकेंड, वर्तमान समय में गेहूं में बोनेपन हेतु उत्तरदायी जीन, वर्तमान समय में गेहूं में बोनेपन हेतु उत्तरदायी जीन आर एस टी फर्स्ट और आर एस टी सेकेंड। बात करते हैं यूजेडयू उजू, यह जो में बोनेपन के लिए उत्तरदायी है, जो में बोनेपन के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, द उजू। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजरे या परल मिलेट का परीक्षण बाहर कितना होता है? टेस्ट वेट कितना होता है? तो टेस्ट वेट होता है जो परीक्षण बाहर होता है वो 1000 बीजों का लिया जाता है। जो बीज हल्के होते हैं, महीन बीज होते हैं, बारीक बीज होते हैं, उनका परीक्षण बाहर लिया जाता है, टेस्ट वेट जो 1000 बीजों का होता है। और एक होता है सीड इंडेक्स, जो सीड बोल्ड होते हैं, मोटे होते हैं, उनका 100 बीजों का भार लिया जाता है, जिसे सीड इंडेक्स कहा जाता है। तो अपन परल मिलेट की बात करते हैं तो इसका टेस्ट वेट की बात हो रही है, तो इसके टेस्ट वेट के अंदर ऑप्शन देखते हैं 0.25 से 0.30 ग्राम, 25 ग्राम, 30 से 40 ग्राम, 5 से 7 ग्राम। तो 0.25 से 30 ये तो है तंबाकू का, टोबैको का हो जाएगा। 25 ग्राम ये आपके धान का हो जाएगा। और बासमती धान का 21 ग्राम होता है, बासमती का हो जाएगा 21 ग्राम। 30 से 40 ग्राम ये जौ और गेहूं का, जनरली गेहूं के लिए 40 ग्राम होता है टेस्ट वेट, गेहूं सा के लिए 2 ग्राम होता है। गेहूं सा के लिए 2 ग्राम लिया जाता है। 5 से 7 ग्राम ये बाजरे का होता है, बाजरे का होता है 5 से 7 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर 4 बाजरे का परीक्षण भार टेस्ट वेट 5 से 7 ग्राम या 5 से 8 ग्राम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का निर्यात प्रतिरोधी क्वारंटाइन पर्पस डिजीज या रोग कौन सा है? तो इसके अंदर ऑप्शन है काली रस्ट, पीली रस्ट, भूरी रस्ट, करनाल बंट, ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट, फिर है करनाल बंट। तो इनके अंदर क्वारंटाइन पर्पज वाली डिजीज है करनाल बंट, जिसका रोग कारक है न्यूएसिया इंडिका। एक होती है हील बंट, जिसका रोग कारक है टिलेसिया इंडिका। और करनाल बंट रोग का अधिक प्रकोप होने के कारण जो खेत होता है, जो फसल होती है, करनाल बंट के अधिक प्रकोप होने के कारण सड़ी हुई मछली के समान गंध आती है। वो गंध आती है ट्राइमिथाइल एमाइन के कारण। तो सड़ी हुई मछली समान गंध ट्राइमिथाइल एमाइन के कारण, ट्राइमिथाइल
एमाइन के कारण। बात करते हैं ब्राउन रस्ट, पक्सिनिया रिकोन्डिटा, रोग कारक, इसको लीफ रस्ट भी बोलते हैं। येलो रस्ट, पक्सिनिया स्ट्रीफोर्मिस, स्ट्रीफोर्मिस, पक्सिनिया ग्रेविनिस ट्रीट्रिसाई, इसे स्टेम रस्ट भी बोलते हैं। ये तीनों रस्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।